और दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस सिटीजन जस्टिस फोरम के वीडियो सीरीज के अंदर। आज की टॉपिक जो हम लेने वाले हैं दैट इज ऑन कंज्यूमर। आज मैंने 3 जजमेंट अच्छे निकाले हैं एनसीडीआरसी के। वन इज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर, सेकंड इज रिलेटेड टू मेडिकल नेग्लिजेंस एंड थर्ड इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। यानी किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी आपको मिससेल करती है और आप वो इंश्योरेंस कंपनी लेते हैं जो उनका जो दावा रहता है कि हम फलाना कर देंगे, टिकना कर देंगे, इतना पैसा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको वो पॉलिसी वो मिससेल करते हैं। तो इन दैट कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में अगर आप आ जाते हो, परिस्थिति निर्माण होती है जब आपको पता चलता है कि आपके साथ में धोखा हुआ है, तो वो जो आपने प्रीमियम पेड किया है वो किस तरह से आप वापस ले सकते हो, वो उसका एक मैं आपको जजमेंट दूंगा। दूसरा, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर्स से काफ़ी सारी मेडिकल नेग्लिजेंस हो सकती है, तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस में भी किस तरह से अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में प्रूव कर सकते हो तो आपको भी उसका मुआवजा कॉम्पनसेशन मिल सकता है। और बैंकिंग, आज की तारीख में केवाईसी के नाम पे बैंक आपके साथ में बहुत सख्ती करती है, आपका सिविल स्कोर खराब कर सकती है, और इस तरह से अगर आपके साथ में होता है तो एक बहुत बेहतरीन जजमेंट है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं आर्टिकल के साथ में वो लिंक भी शेयर करूंगा। और सबसे पहले आगे बढ़ने के बाद, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी इस तरह से हमें वक्त मिलता है, हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और चलिए आज देखते हैं कि किस तरह से ये जो इंश्योरेंस निकाला है, ये आप देख रहे हो, ये मेरा ब्लॉग है wake-up-india-designer.blogspot.in। इसके अंदर मुझे जब भी ऐसा कोई आर्टिकल मिलता है, जजमेंट मिलती है, तो मैं उसको अपलोड करता हूँ। और ऑर्डर की लिंक बहुत करके मैं वो नीचे देता है, तो उसमें करता हूँ कि क्लिक हियर टू रीड एंड डाउनलोड दैट जजमेंट। तो आपके पास वो जजमेंट की भी कॉपी रहती है, तो उससे काफ़ी सारा आपको इंसाइट मिल सकता है। और आपको सिटीजन जस्टिस फोरम का मकसद ये है कि टू एम्पावर द सिटीजन। आपको कानूनी की जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको अपने हक के बारे में मालूम पड़ जाए, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं बैंक आपके साथ में गलत कर रही है, कहीं इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ में गलत कर रही है, या तो आपको मेडिकल नेग्लिजेंस के हिसाब से अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट देने में आता है, या कोई भी नेग्लिजेंस होता है, तो उसके लिए आप किस तरह से क्लेम कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको एक एक करके लेके जाऊँगा। तो ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग है इंश्योरर कोटक महिंद्रा ऑर्डर टू रिफंड प्रीमियम विद 8% इंटरेस्ट फॉर मिस सोल्ड पॉलिसी। बहुत से टाइम पे आपको वो पॉलिसी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एजेंट क्या करता है, उसको अपना कमीशन के लिए आपको वो पॉलिसी वो मिस सोल्ड कर देता है। आप वो उसके क्या बोलते हैं, जांचे में आ जाते हो, या तो आपको पहला फौसला के जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो चीज़ का आपको ख्वाब, एक ड्रीम दिखाता है, और आप वो पॉलिसी लेते हो। तो इस सिचुएशन में आपको कंज्यूमर कोर्ट किस तरह से मदद कर सकता है, आइए हम देखते हैं ये आर्टिकल के अंदर। अमरजीत कौर वॉज अप्रोच्ड बाय एन एजेंट ऑफ कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस फॉर मार्केटिंग अ पॉलिसी कॉल्ड कोटक सिक्योर रिटायरमेंट प्लान। यानी ये इस तरह से अच्छे अच्छे फ्रेजेस यूज करते हैं, रिटायरमेंट प्लान, यानी आपको लगता है कि मैं ये कंपनी के अंदर निवेश करूंगा और मेरी रिटायरमेंट लाइफ जो है वो आराम से जाएगी। लेकिन क्या दिक्कत आती है, आइए हम देखते हैं। ही अल्यूड यानी बहलाना, फौसलाना, समझाना अमरजीत टू टेक अ पॉलिसी बाय एक्सप्लेनिंग दैट शी कुड ऑप्ट फॉर विड्रॉल। यानी इस तरह से उनको बोला कि आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 years। यानी 3 साल के बाद में आप जब चाहे तब आप वो पैसे आप निकाल सकते हो। और गेट डबल द अमाउंट आफ्टर 10 years। बिलीविंग द एक्सप्लेनेशन टू बी ट्रू, शी इन्वेस्टेड 4,60,000 ऑन March 23, 2009। यानी ये जो महिला है वो पढ़ी लिखी नहीं है,
इलिटरेट है, उसको बैला फौसला के उन्होंने बोला कि 3 साल के बाद आप कभी भी पैसा ले सकते हो, 10 साल अगर रखोगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये सब उसने अच्छी अच्छी बातें कह के जो विच वॉज नॉट टू बी ट्रू, उन्होंने वो पॉलिसी वो महिला को बेच दी। इन 2010 अमरजीत received a letter for payment of the renewal premium, but she did not respond. After 3 years, she applied for the withdrawal of the invested amount, but the insurer refused to make payment. Instead, she was asked to revive the policy, but she did not comply. The policy was initially terminated on March 23, 2012, and the insurer paid rupees 32,079 only. यानी इन्होंने कम से कम 3-4 लाख रुपया भरे थे और उनको पैसा कितना मिल रहा है अभी? 32,000, सिर्फ 10% से भी कम जो उन्होंने पैसे डाले थे। अग्रीव्ड अमरजीत फाइल्ड ए कंप्लेंट बिफोर मोहाली डिस्ट्रिक्ट फोरम। यानी ये कंज्यूमर कोर्ट का क्या रहता है कि अभी आज का जो अमेंडेड कंज्यूमर जो है 2019-2020 की बताता हूँ कि 50 लाख तक का आपने पेड किया है कंपनी को या इंश्योरेंस को लेने के लिए या फ्लैट लेने के लिए, तो आपका जो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन जो आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में। 50 लाख के और 2 करोड़ के बीच में अगर वो पेमेंट आपने किया है तो वो जुरिडिक्शन आएगा स्टेट कमीशन के ऊपर, और 2 करोड़ के ऊपर आपने जितना भी पेमेंट किया है उसका जुरिडिक्शन आएगा एनसीडीआरसी में, दिल्ली में। It was contended that policy conditions were explained by its agent, यानी उसके अंदर ये बोलने में आया कि एजेंट ने पॉलिसी के जो भी कंडीशंस थे वो एक्सप्लेन करने में आए थे। इट आर्ग्यूड दैट एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द पॉलिसी टर्म्स शुड हैव बीन रेज्ड ड्यूरिंग द 15 days ऑफ फ्री लॉक इन पीरियड। यानी ये इंश्योरेंस कंपनी का एक क्लॉज रहता है कि अगर 15 दिन के अंदर आपको कोई कंडीशन समझ में नहीं आती और आपको वो लॉक इन पीरियड जो रहता है उसमें अगर आपको 15 दिन के अंदर अगर विड्रॉ करते हो तो आपको पैसा पूरा वापस मिलता है। लेकिन इससे ऐसे कंडीशंस रहते हैं जो पढ़े लिखे लोगों को भी समझना मुश्किल हो जाता है, और आप ब्लाइंडली आँख बंद करके एजेंट के भरोसे और डॉटेड लाइन पे आप साइन कर देते हो, नहीं पढ़ते हो वो पॉलिसी के अंदर टर्म्स कंडीशन क्या है। As this was not done, the complainant filed in 2013 after a lapse of 4 years. Should be dismissed as being time-barred on merits. It argued that the amount had been paid in accordance with the terms of the policy. यानी एक तो ये बोलने में आया कि ये पॉलिसी के कंडीशंस के मुताबिक इनको जो पैसा मिलना था वो जो 32,000 ही मिलना था 4 लाख की जगह पे, और प्लस ये टाइम लिमिट के बाहर हो गया। यानी अगर कंज्यूमर के अंदर आपको कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी की होती है तो जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है विदिन 2 years। तो ये उनका बोलना था कि ये उनको पहले टर्म्स कंडीशन समझाने में आई थी और उनसे कंसेंट लेने के बाद में, और ये क्लॉज भी था कि 15 दिन के अंदर उनको ये कर रिफंड ले लेना था, जो नहीं किया तो वो टाइम बाउंड हो गया। द डिस्ट्रिक्ट फोरम अलाउड द कंप्लेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड July 1st, 2010 issued by IRDA। IRDA क्या है? जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है सेबी, वैसा इंश्योरेंस कंपनी को भी IRDA रेगुलेट करता है, which provided that 10% of the annualized premium subject to maximum of rupees 1,500 could be deducted and the balance amount ought to have been refunded। यानी IRDA का रूल्स रेगुलेशन क्या है कि 10% आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर दो और मैक्सिमम टू 1,500 उतना डिडक्ट करके आप वो पैसा आप जो इंश्योरर है उसको जो पॉलिसी लिया है उसको दे दो। द पंजाब स्टेट कमीशन रिवर्स दिस ऑर्डर इन अपील एंड होल्डिंग दैट द नोटिफिकेशन इशूड इन 2010 वुड नॉट बी रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल टू ए पॉलिसी इशूड इन 2009। यानी स्टेट कमीशन ने वो ऑर्डर को रिवर्स कर दिया कि ये नोटिफिकेशन तो 2010 में आया था और पॉलिसी जो ली गई थी वो 2009 में आई है, तो रिट्रोस्पेक्टिवली उसको हम नहीं कर सकते हैं। तो वो हिसाब से वो जो क्लेम था उनका जो ये था वो डिसमिस कर दिया। अमरजीत देन फाइल्ड अ रिवीजन पेटिशन इन विच द नेशनल कमीशन ऑब्जर्व्ड दैट अमरजीत वाज 56 years ओल्ड। यानी ये जो महिला थी वो 56 साल की थी, इललिटरेट पर्सन थी, यानी उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, एंड हर हस्बैंड वाज ए स्मॉल एग्रीकल्चरिस्ट, यानी वो फार्मर था, किसान था। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट द प्रपोजल फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट्स वेर फाइल्ड अप
in English and her thumb impression had been obtained. यानी ये एक जज ने जो देखा, ये वो महिला 56 साल की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, फॉर्म इंग्लिश में भरा हुआ था लेकिन थंब इम्प्रेशन लगाया हुआ था, ताकि तो उसका ये मतलब है कि जो इंग्लिश में लिखा था वो महिला को समझ में नहीं आया। एजेंट ने अपने कमीशन के लिए वो पॉलिसी भेज दी और थंब इम्प्रेशन ले लिया। The thumb impression obtained on the documents, it indicated the insurance company of misleading and misguiding a poor, innocent consumer to sell a wrong policy by taking, ये advantage बोलता है लेकिन मैं तो बोलूँगा कि undue advantage of her inability to read or write. It observed that collecting the premium of rupees 4,60,000, paying a meager of 32,079 only. यानी 4,60,000 लेने के बाद में 7 से 8% वो रिफंड करते हैं, सिर्फ 32,000 रुपया। तो ये NCDRC ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया। अकॉर्डिंगली बाय दिस ऑर्डर ऑन जून 15, 2023, ये हाल ही का ऑर्डर है, अभी आज 15 जून है, 26 जून है, 11 दिन ही हुए हैं। डिलीवर्ड बाय डी Dr. S.M. Kanitkar, the National Commission ordered the insurer to deduct 10% of the premium and refund the balance amount along with 8% of interest. यानी ये काफ़ी अच्छा जजमेंट जो दिया है, और ये अगर आप इधर क्लिक करोगे तो आपको ये जजमेंट की कॉपी मिलेगी और मेरे जो सिटीजन जस्टिस फोरम के ईमेल आईडीज़ है, वीडियो चैनल जो है उसकी लिंक मिलेगी। और इसके बाद हम चलते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है, ये जजमेंट है ऑन बैंकिंग। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ऑर्डर्ड HSBC बैंक टू पे बिजनेसमैन अनिल गोयल रुपीज 15 लाख फॉर एगोनी ओवर ए चेक डिसऑनर एरर। यानी ये जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो बैंक ने इस तरह से KYC का वो लेके इनका जो सिविल स्कोर खराब किया, इनके चेक डिसऑनर किए, तो ये जो मेंटल एगेनी जो इनके जो सफरिंग थी, इनकी जो हार्डशिप थी, उसका 15 लाख रुपया मुआवजा नेशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने दिया। तो आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ। होल्डिंग दैट द बैंक वॉज नेग्लिजेंट एंड देयर वॉज ए डेफिशिएंसी इन सर्विस। यानी अगर कंज्यूमर कोर्ट में आपको जाना है तो आपको एक तो अगर सर्विस प्रोवाइडर वो नेग्लिजेंट है, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ये अगर 3 चीज़ आती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में आपके न्याय के लिए आप जरूर जा सकते हो। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इन वन ऑफ द हाईएस्ट पे आउट्स अवॉर्डेड इन सच अ केस रिसेंटली ऑर्डर्ड that HSBC Bank to pay rupees 15 lakh to a cuff parade businessman and his wife for mental agony, harassment and adverse impact on their reputation on account of dishonor of checks despite the account having sufficient balance. The complainant Anil Goyal was also awarded rupees 1 lakh towards the cost of the litigation. The commission also said the bank is to defreeze the joint savings account of the Goyal and his wife. तो अभी ये एक इसका पहलू था कि समस्या क्या थी। अब हम चलते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या थे। Among the reasons cited by the bank for freezing the accounts were non-payment of the outstanding loan amount of rupees 90,000 and failure to update the KYC details. यानी ये एक बैंक को एक हथियार मिल जाता है, आप अगर KYC डिटेल्स नहीं देते हो, आपके अकाउंट्स वो लोग ऑपरेट करते नहीं है, फ्रीज कर देते हैं, और जब तक आप KYC नहीं देते हो तब तक आपको ये हार्डशिप जो भुगतनी पड़ती है। जो ये बैंक के जो तरीके हैं वो बिल्कुल गलत तरीके हैं, और कमीशन ने क्या ऑब्जर्वेशन किया वो हम देखते हैं। द कमीशन सेड records clearly showed that both the loan accounts stood settled and closed in 2009 and 2010. कमीशन ने जब कमीशन के पास में ये बिजनेसमैन ने अपने रिकॉर्ड रखे कि मेरे 2009 और 2010 के अंदर मैंने तो मेरे पूरे लोन थे वो मैंने भर दिया, देयर वाज नो आउटस्टैंडिंग, तो बैंक किस तरह से मेरे अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। इट ऑल्सो सेड दैट द बैंक्स एक्शन ऑफ डिमांडिंग फर्दर अमाउंट वाज नॉट जस्टिफाइड। यानी बैंक जो फर्दर अमाउंट मांग रही थी वो जस्टिफाइड नहीं था। द कमीशन सेड दैट देयर वाज नथिंग ऑन रिकॉर्ड दैट द बैंक हैड क्लासिफाइड द कंप्लेनेंट्स एज अ हाई रिस्क कस्टमर्स, requesting them to update their KYC every 2 years as per IBRI guidelines.
It is said the bank in their communication dated November 26, 2015 initially admitted that the KYC of the complainant was updated with effect from May 30 that year and later on changed its stand and that it was done only for Goel and not for his wife. यानी बैंक भी इस तरह से जो स्टैंड लेती है, जो नेशनल कमीशन को भी समझ में आता है, वहाँ पे भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, दे कम फ्रॉम ए जुडिशियल बैकग्राउंड, आइदर दे आर रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट जजेस, तो इनको पता है कि कौन झूठ बोल सकता है, कितने हद तक झूठ बोल सकता है, तो दे अप्लाई देयर जुडिशियल माइंड। एंड लाइक रेरा, मैं बार बार यही बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेरा एंड नेशनल कमीशन इज दैट नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन हो या डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो जजमेंट जो देता है, दे कम फ्रॉम अ जुडिशियल बैकग्राउंड। हेंस वी फाइंड दैट ऑपोजिट पार्टी यानी जो बैंक है, एक्शन ऑफ फ्रीजिंग द जॉइंट SB accounts of the complainants on the grounds of KYC not been renewed for non-deposit of any outstanding amount in any of the two loan accounts which have since been settled much earlier। यानी कमीशन ने ये ऑब्जर्व किया कि ये अकाउंट तो इनका काफ़ी पहले सेटल हो चुका था, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट एज एन आउटस्टैंडिंग जो इनके पास से रिकवर करना था, which resulted in declining of ATM transaction, यानी ATM transaction भी declined हो गया था, and subsequent dishonor of checks despite complainants having balance was unjustified and had adversely impacted the reputation of the complainants and had exposed the complainants to the possibility of criminal action on the ground of dishonor of checks. The commission said Goel moved to the commission in 2016 seeking कमीशन ऑफ रुपीज 3.55 करोड़। यानी गोयल जो बिजनेसमैन था, कपवर्ड में रहता था, उसके रेपुटेशन पे आज आ गई, उसके चेक डिसऑनर हो गए, बैलेंस होते हुए चेक डिसऑनर हो गए, तो उन्होंने 3,55,00,000 रुपए का कॉम्पनसेशन मांगा था, जिसके अगेंस्ट में उनको कमीशन ने 15 लाख का दिया। गोयल सबमिटेड दैट अ सेविंग अकाउंट वाज ऑपरेटेड बाय हिज वाइफ एंड him for over 15 years before it was illegally frozen. The complainant further said that on November 19, 2015, when the Goels tried withdrawing money from the ATM operated by another bank, they could not withdraw the money and the transaction was declined. On inquiring through the phone, they got to know that transaction was declined as their details were not updated as required by KYC norms and a temporary restriction was placed. On November 20, 2015, the Goels visited the bank's fourth branch in order to update details. Even though the same had already been complied within May that year, यानी मई में ऑलरेडी कंप्लाई कर दिए थे, फिर भी वो लोग बोल रहे थे कि आपने अपडेट नहीं किया। वो नवंबर में जाके फिर उन्होंने अपडेट किया। इट वॉज alleged that they were informed that there was an outstanding amount in the loans linked to the saving accounts. When no action was taken subsequently, the checks were dishonored. They moved to the commission. तो अगर आपको ये ऑर्डर आपके लिए पढ़ना है या आपको डाउनलोड करना है, तो इसको आप क्लिक करोगे तो ये ऑर्डर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप उसे पढ़ भी सकते हो और अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हो। और इसके बाद हम चलते हैं, एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट है जो नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने जो डायरेक्ट किया है भाटिया हॉस्पिटल को एंड डॉक्टर्स टू पे 1.5 करोड़ फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस ड्यूरिंग IVF ट्रीटमेंट। यानी ये जो आजकल जो हॉस्पिटल लोगों ने जो पैसा कमाने का एक जो मेडिकल जो नोबल प्रोफेशन है उसको इस तरह से बना दिया है कि किस तरह से जो क्लाइंट आता है उसको बकरा बनाने में आए और उस तरह किस तरह से ज़्यादा बिल बना के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनसे ऐंठने में आए। तो आइए चलिए देखते हैं। The NCDRC presiding member Justice ASM Kanitkar has penalized the Bhatia Global Hospital with a fine of rupees 1.5 crores for medical negligence and resorting to unethical practices. The commission revealed that the event was raised concerns over distressing malpracticing surrounding assisted reproductive techniques, उसको ART बोलते हैं, centers giving incorrect treatment of innocent infertile couples. The commission was stressed that the utilization of flawed protocols can have far-reaching consequences like immense emotional and financial burdens that infertility patients endure
highlighting the critical need for the accurate and compassionate care. Brief facts. The complainant X, ये जानबूझ के कंप्लेनेंट का नाम ऑर्डर के अंदर भी नहीं दिया हुआ है, बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ दैट कपल, बिकॉज दे हैड गॉन फॉर, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी वाइफ को, वॉट एवर बी द रीज़न, तो इन्होंने ये जो इनफर्टिलिटी के जो रहती है हॉस्पिटल्स जो आईवी करती है उनके पास उन्होंने गए थे, तो दे हैव डेलिबरेटली सप्रेस्ड और कंसील्ड द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट. Her husband Y approached Bhatia Global Hospital and Endosurgery Institute of IVF procedure. On the advice of Dr. Archana Dhawan Bajaj, the embryo was transferred after ICSI procedure and the pregnancy was confirmed on 4/11/2008. Post she was delivered a female twins on 15/6/2009. However, one of the twins had AB positive blood type while X and B positive, her husband had O negative. This was not possible outcome to resolve the uncertainty. The couple underwent a paternity test using a DNA profiling at the renowned Center for Cellular and Molecular Biology in Hyderabad in 2009. The results stunned the couple. It revealed that Y was not the biological father of the twin girls. यानी आप समझे, जो IVF टेक्नोलॉजी से हस्बैंड का सीमेंस लेके वाइफ को IVF में डाल के, तो जब हस्बैंड का O पॉजिटिव था ब्लड ग्रुप, और जब 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों ट्विन लड़की थी, जब उन्होंने चेक किया तो DNA में ये पता चला कि द ब्लड ग्रुप वॉज नॉट मैचिंग टू द फादर, यानी इन्होंने और किसी का सीमेन लेके वो वाइफ के अंदर इंसर्ट कर दिया. यानी ये कितना गलत काम हुआ. और द डिस्ट्रेस्ड कपल फाइल्ड एन ओरिजिनल petition demanding compensation of ₹2 crores for alleged negligence and deficiency in service that was inflicted. Emotional distress caused discord within the family and instilled fear of potential genetic disease among other grievances. तो ये आर्टिकल आप पढ़ लेना, इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. और आपको अगर ऑर्डर ये पढ़ना है तो आप ये ऑर्डर यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है मेरे ब्लॉग के अंदर, क्लिक टू रीड एंड डाउनलोड द जजमेंट. और इसके साथ में मैं आज कुछ ज़्यादा ही वक्त ले लिया हूँ, आपको अभी यहाँ से गुड नाइट और गुड बाय करूँगा. और इसी तरह सिटीजन जस्टिस फोरम से आप जुड़े रहिए. और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी इस तरह से वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं. और दूसरी और एक बात कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कांटेक्ट अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो आपको एम्पावर करेगी. और ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस का है, मैं जानबूझ करके उसको कट शॉर्ट कर गया हूँ. वो आर्टिकल आप बिल्कुल पढ़िए, और उसमें आपको अगर ऑर्डर भी डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक आर्टिकल में नीचे प्रोवाइड करिए. चलो, थैंक यू, शुक्रिया एंड